तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इसमें आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो हमें मतलब काम किए, हमारे काम किए हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जब से सिविलाइजेशन है तब से अलग अलग अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएँ, लेकिन साइंटिफिक कोई ऐसा बेसिस नहीं था जिसपे ये बोल सके कि हाँ ये रहा मॉडल और इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री में, जब से ऐसा हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के और पहले से जाएंगे हिस्ट्री में, तो अक्सर होता था कि जैसे जो फिलोसोफर्स होते थे उनका काम होता था क्वेश्चंस को रेस करना। फिलोसोफर्स का यही काम होता था कि हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना। तो इससे क्या होता था कि इसी की वजह से ही जो साइंस है वो आगे जाके डेवलप हुआ है। तो इसलिए एरिस्टोटल सबसे पहले आए और उन्होंने दिया कि अपना एक सिस्टम, मतलब इनका पहला अटेम्प्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर पाएँ। तो एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिवाइड किया। जैसे अगर एनसीईआरटी को देखें तो उसमें लिखा है कि अर्लियर एरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था कि मोर साइंटिफिक बेसिस हो किसी भी क्लासिफिकेशन का। उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को डिवाइड किया, जैसे कि उनके श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ के बेसिस पे, और एनिमल्स को बोला कि बेस्ड ऑन द ब्लड और हैबिटेट। जैसे अगर विद आरबीसीज हैं तो इनाइमा, और अगर विदाउट आरबीसीज हैं तो अनाइमा। और टेरेस्ट्रियल, फ्लाइंग और एक्वाटिक, मतलब कि जो लैंड पे रह रहे हैं, जो फ्लाइंग है, और जो एक्वाटिक है, जो पानी के अंदर रह रहे हैं, इसके मतलब हैबिटेट के बेसिस पे एक अटेम्प्ट किया कि हम इनको क्लासीफाई कर सकते। लेकिन आप भी जानते हो कि मैमल को अगर हम देखें और भी बहुत सारे किंगडम में देखें, एनिमल किंगडम में, तो सब अलग अलग है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अगर वो फ्लाइंग है तो उनको हम बर्ड्स में डाल देंगे, तो फिर बैट क्या है ना। और वैसे ही अगर एक्वाटिक हैं तो फिर जैसे अगर हम मैमल में ही देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैमल जैसे लगते नहीं है पर वो मैमल हैं। तो इसलिए इनका सिस्टम पूरी तरह से मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक, तो ये है, ध्यान से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बाइनोमियल सिस्टम आया। तो एनसीईआरटी में दिया है कि इन द लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें कि प्लांटी और एनिमलिया किंगडम को डेवलप किया गया, इंक्लूडेड कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये सिस्टम काफ़ी रिसेंटली तक यूज़ किया जा रहा था और ये पूरी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। ठीक, और उसके बाद एनसीईआरटी में दिया है कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। जैसे नॉन फोटोसिंथेटिक में आता है फंगी और फोटोसिंथेटिक में आता है ग्रीन एल्गी। तो इनको भी ठीक तरीके से अच्छे से क्लासीफाई नहीं किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ा, समय बीतते गया, फिर 3 किंगडम आया। ये तो हो गया बाइनोमियल। देख लेते हैं 3 सिस्टम। ये किसने दिया था? 3 किंगडम सिस्टम दिया था हैकल ने। कई बार क्या होता है ना कि हमारे एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इन सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि एक साइड दे देंगे लिस्ट 1, लिस्ट 2 मैच करा दो, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 3 किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, प्लांटी है, एनिमेलिया है और साथ में प्रोटिस्टा भी है। ये 3 थे। ठीक, कैटेगराइज इस तरीके से किया था। फिर उसके बाद दूसरा मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें आए थे 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम, ये किसने दिया था? तो एक साइड दिया रहेगा किंगडम, एक साइड दिया रहेगा कि साइंटिस्ट का नाम क्या है। यही मैचिंग आ सकता है अब तक जितना हमने पढ़ा है वो। तो कोपलैंड नाम था साइंटिस्ट का, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, कोपलैंड। और प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, फिर आर.एच. विटाकर नाम तो आपने सुना होगा। तो आर.एच. विटाकर जो है, मतलब कई बार 1920 से 1980 तक दिया है इनका मतलब पूरा होता। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर पूरा नाम है, ध्यान से देख लो, कई बार नाम ही पूछ लेता है। तो इन्होंने 1969 में, डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांटी को, एनिमेलिया को। ठीक, ये पूरा अच्छे से डायग्राम दिखाया है, देख सकते हो आप। फिर जूम कर देते हैं। मोनेरा है, ध्यान से आप देखोगे तो ये प्रोकैरियोटिक, एब्जॉर्ब एंड फोटोसिंथेसाइज, मोटाइल, नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल। फिर उसके बाद ये है प्रोटिस्ट्स में दिया यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, एब्जॉर्ब, इंजेस्ट। फिर ये फंगी के बारे में है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, एब्जॉर्ब, नॉन मोटाइल। फिर ये प्लांट्स के बारे में दिया है
और यही सेम चीज़ टेबल के तरीके से एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो इनके जो सेल टाइप है तो ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, दी मोस्ट प्रिमिटिव वन तो प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब इससे बेटर हैं, एडवांस्ड सेल होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोजिक है, ये पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड दिया है, प्रेजेंट इन सम, यहाँ पे प्रेजेंट विद काइटिन, और या भी ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज। तो कई बार एग्जाम में दिया होता है विदाउट सेलुलोज या फिर विद काइटिन, ठीक, विदाउट सेलुलोज, क्योंकि सिर्फ यही है। यहाँ पे सेलुलोज है क्योंकि प्लांटी है, और यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। सेल वॉल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बारी आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई, तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। फिर क्योंकि प्रिमिटिव है तो एब्सेंट तो रहेगा ही। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वही है कि ये सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये ऑटो है, मीन्स कि कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है, और हेट्रोट्रॉपिक या फिर सैप्रोफाइटिक में आ जाता है। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक या फिर हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक, हेट्रो या होलोजोइक, ये तो ठीक। और फंगी जो है वो विदाउट ऑर्गन होता है, फंगी जो है वो विदाउट ऑर्गन है, विदाउट ऑर्गन। और उसके बाद एनसीईआरटी में दिया है कि मेन क्राइटेरिया क्या था आर.एच. विटाकर के क्लासिफिकेशन का, यूज्ड बाय हिम, इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है। कई बार 1 2 3 4 करके पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से नहीं है इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक। तो मेन क्राइटेरिया क्या है देख लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ट्रिक बना के निमोनिक्स याद कर लेना, मतलब कि CTMPR। तो एक तो यही हो गया PCR, है ना, PCR और टीम, PCR टीम करके याद कर लो, कुछ कर याद कर लो पर भूलना मत। मेन क्राइटेरिया क्या है देख लो। फिर उसके बाद ये है कि लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस। तो अर्लियर क्लासिफिकेशंस इंक्लूड करते थे कि, यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, हाँ, तो जब अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसमें क्या करते थे कि इंक्लूड कर रहे थे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगी है, मॉसेस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट्स के अंदर। और कैरेक्टर जो यूनिफाई कर रहे थे पूरे के पूरे किंगडम को, वो मतलब सभी के सभी को एक तरीके से सेल वॉल चाहे जैसा भी हो ऐसे ही रख देते थे। सो दिस प्लेस्ड टुगेदर, अगर हम ध्यान से देखेंगे कुछ जैसे इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट्स। तो कुछ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को मतलब थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया था। सो इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर एक साथ। अगर इसका एग्जाम्पल देखें जैसे क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगायरा है, इन दोनों को ही एल्गी के अंदर रख दिया, क्लेमाइडोमोनास को और स्पाइरोगायरा को। दोनों को एल्गी के अंदर रख दिया था, और ये लाइन एनसीईआरटी में दिया है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया, सेम चीज़ है, हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। फिर दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, क्योंकि देखो फंगी के पास काइटिन होता है और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज होता है। जब कंसीडर किया जाने लगा तो फिर एक सेपरेट किंगडम ही बनाना पड़ा जिस किंगडम का नाम था फंगी। तो सभी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रुप किया गया अंडर द किंगडम मोनेरा। वही चीज़ है, मतलब वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है एनसीईआरटी में। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। देख लेते हैं हम टेबल को ही। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखा गया। तो सेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा, उसी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा है कि
किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। अर्लियर जो एल्गी में था विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल्स, तो फिर उसके बाद क्या किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ रख दिया विद दी पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे, इनके पास सेल वॉल की कमी थी। फिर इट हैज़ पुट टुगेदर विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, तो फिर ये वापस हुआ बिकॉज क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज होते गया, और फिर उसके बाद डिपेंड करता जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वैसे वैसे ये जो है चेंज होते जाएगा। फिर बारी आती है किंगडम मोनेरा की। तो यही है अर्लियर क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ तो ये सारी चीज़ें ठीक देख लिया। अर्लियर क्लासिफिकेशन एल्गी और इनको एक साथ रखा गया था, ठीक। तो किंगडम मोनेरा की बात करें अगर हम, तो बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया सोल मेंबर हैं मोनेरा के, ठीक। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह देखने मिलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस, जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म है सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे उनमें से जो है अलग अलग जगह रहते हैं, तो इनको जो है टोटल 4 कैटेगरीज में इनके शेप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉक्सी शेप्स देख लेते हैं, दिया है हाँ यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये है कॉक्सी, ठीक। उसके बाद बासिलाई या उसके बाद स्पिरुला और विब्रियो, इन सब के एग्जांपल्स और इन सब का मैच द फॉलोइंग बहुत सारा आता है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं और एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, ठीक। और एक शॉर्ट भी है, शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहाँ पे आपको शेप्स ऑफ बैक्टीरिया करके मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पीवाईक्यू के साथ में किया है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, ऐसे ही लिखा गया है। आर्की बैक्टीरिया का नेक्स्ट टॉपिक है, तो आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये बैक्टीरिया बहुत ही स्पेशल होते हैं, सिंस दे लिव इन सम मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया होगा तो उसको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, कई बार मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है। मार्शी एरियाज होगा तो है, एक्सट्रीम सॉल्टी होगा तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग होगा तो थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी होगा तो मेथेनोजेंस। ध्यान रहे ऐसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। जो आर्की बैक्टीरिया है वो डिफर होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये फीचर इनका रिस्पॉन्सिबल होता है इनके सर्वाइवल के लिए, ताकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मेथेनोजेंस जो है प्रेजेंट होता है इन द, ये जो है ये प्रेजेंट होता है इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, मतलब काउज या बफेलोज जो होते हैं उनकी गट में प्रेजेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस, तो उसके प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। डायग्राम देख सकते हो आर्की बैक्टीरिया का, ठीक। प्लाज्मिड डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, राइबोसोम्स, फिम्ब्री, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये जो है फ्लैजेला, कई बार पूछ लेता है। और ये है यू बैक्टीरिया के बारे में, तो स्ट्रक्चर देख लो। एनसीईआरटी में दिया है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही यहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया बोला गया है। तो मतलब इनके पास होता क्या है कि यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ये देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। फिर ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होता है एंड फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम हमने अभी ऊपर देखा, ठीक, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है वही फ्लैजिलम है, ये ठीक फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम। साइनोबैक्टीरिया को ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास क्लोरोफिल है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं ये। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर या फिर मरीन है या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। कॉलोनीज जो है जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे साइड में
ऐसे ऐसे करके सराउंडेड रहता है शीथ। अभी दिखा देते हैं डायग्राम, आगे डायग्राम होगा, ये रहा, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। तो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर ब्लूम्स बनाते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड सेल। इसी को हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। कई बार पूछा गया हेट्रोसिस्ट क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक, और वो यू बैक्टीरिया के होने चाहिए, जैसे कि नॉस्टक एंड एनाबेना। तो आगे है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया यूज़ करता है रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स, कुछ पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। फिर उसके बाद इसी में दिया है कि जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, एट्सेट्रा वेल नोन डिजीज़ हैं, मेनली बाय फिजन। हम भी यू बैक्टीरिया ही पढ़ रहे थे। डायग्राम भी देख लो, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि सराउंडेड होता है ये हेट्रोसिस्ट, ये रहा, ये है हेट्रोसिस्ट ये, और ये जो डॉट डॉट करके साइड में दिया ये है म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक। एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम है, ये रहा सेल वॉल, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, और ये है डीएनए। और ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टक का डायग्राम है, ये वाला नॉस्टक है, ठीक। ये बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली फिजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो कई बार लिखा होता है स्टेटमेंट में कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस में दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि इनमें भी थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ एक तरीके का होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होता है। बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। माइकोप्लाज्मा हम काफ़ी डिटेल में देखे थे, यहाँ पे बहुत थोड़ा दिया है। माइकोप्लाज्मा आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक, इसके अंदर सेल वॉल की कमी होती है, ये एक लाइन मिला है। एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दूसरी लाइन है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ से इसका तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल की कमी होती है। लिखा रहेगा कि इनके पास सेल वॉल होते हैं, ऐसा नहीं है, इनके पास सेल वॉल की कमी है। एंड दूसरा लाइन है कि दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, तो लिखा होगा लार्जेस्ट लिविंग सेल, नहीं, स्मॉलेस्ट है। और ये जो है बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव कर ले जाते हैं, तो लिखा होगा कि दे कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक। एनसीईआरटी में यही है कि किसी भी लाइन को उठा के क्वेश्चंस बना देते हैं। सो माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक द सेल वॉल, ये काम का है हमारे, अंडरलाइन करने लायक है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, ये भी करने लायक है। एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी। और ये पैथोजेनिक होते हैं, ये ना भी करो चलेगा। सो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं। तो अच्छा हाँ, ये अगर आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस का एक शॉर्ट बनाया था। तो उसमें ना जो शेप्स जहाँ पे दिखाया है कैप्सिड वगैरह का, तो वहाँ पे ना एक बर्ड है ऊपर और साइड में ग्रेप्स दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है ना, तो मतलब एक्सप्लेन करने का बहुत कम टाइम मिलता है जल्दी जल्दी में, उतना मतलब अगर इतना तो आप समझते होगे, तो उसमें बस ये बोलना था कि वो जो शेप है ना वो जो है ग्रेप्स के जैसे दिख रहा था। तो बस ये बताना था कि अंगूर के गुच्छे जैसा उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया गया है ग्रेप्स का, थोड़ा सा कि आपको पता चले कि हाँ ऐसे कैप्सिड है और ऐसे कैप्सोमियर्स होते हैं, इनके सब यूनिट्स क्या हैं, ऐसी चीज़ें। तो थोड़ा सा बेटर, क्योंकि बायो का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप वापस जाके देख सकते हो, और उसमें मतलब जो ग्रेप्स दिखाया है उसका एक ही मतलब होता है कि ये एक्चुअल में कैसे दिखता है। तो वो दिखता है कि मतलब वो गुच्छे जैसा दिखता है, ठीक। सो थैंक यू।